अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या है? काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काजेज़। मीन सिंपली हम ये कहते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी के काजेज़ के बारे में जाने बगैर वो कैसे मोशन करती है उसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और डायनामिक्स बेसिकली बेटा क्या चीज़ है कि डायनामिक्स हमारे पास हम चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 3 का है, उसकी फ़र्स्ट डिफाइन डायनामिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स काजेज़। मीन सिंपली ये है कि बेटा कि हमारे पास डायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी की मोशन के साथ साथ उसके हम काजेज़ को भी डिस्कस करते हैं कि वो बॉडी जो है वो क्यों मूव कर रही है, उसकी हरकत करने की वजह क्या है। अगर हम किसी भी बॉडी की मोशन के साथ साथ उसके काजेज़ को डिस्कस करते हैं उसको बेटा हम क्या कहते हैं? उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स की बेटा डेफिनेशन है पेज नंबर 57 पे। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deal with the study of the motion of the object and causes of its motion is called dynamics। वही बात आगे दोबारा कि काइनेमेटिक्स के बाद हम डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं। बेटा डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी की मोशन के साथ साथ उसकी हम काजेज़ को भी स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो टॉपिक हम उसको डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स इज़ अ एजेंसी। फोर्स एक एजेंसी का नाम है जिसमें हम किसी भी बॉडी की पुशिंग या पुलिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यह एक फिनोमेना है जो हमें ये बताता है कि आपने किसी भी बॉडी को पुश किया है, उसको पुल किया है, या आपने जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की है तो उसके अंदर कंप्लीटली तौर पे जो चेंज है वो किस तरह आया है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊँ, पेज नंबर बेटा 58 पे है टॉप पे। फोर्स बेसिकली क्या है? Force move or tend to move, stop or tend to stop the motion of the body. The force can also the change of the direction. फोर्स बेसिकली बेटा क्या चीज़ है? फोर्स किसी भी बॉडी को हरकत में लाता है या लाने की कोशिश करता है, किसी भी बॉडी को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, या मुकम्मल तौर पे उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि फ़ोर्स बेसिकली है क्या। फ़ोर्स हमें ये बताता है कि आप जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी या तो मतलब कि उस बॉडी को हरकत में लाता है या हरकत में लाने की कोशिश करता है, या किसी बॉडी को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल बेटा पेज नंबर हमारे पास 57 पे। वी कैन ओपन अ डोर आइदर पुलिंग और पुशिंग। मतलब जब भी कभी हम एक डोर की बात करते हैं, आप दरवाजे के करीब जाकर दरवाजे को आप पुश करते हैं, आप उसको पुल करते हैं, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं दरवाजे के करीब जाता हूँ, मैंने बाहर जाना है, मैं दरवाजे को क्या करूँगा? अपनी तरफ खींचूंगा। सिंपली ये कि हम दरवाजे को क्या कर रहे हैं? हम उसको पुल कर रहे हैं। अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो मैं उसको एक फोर्स लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं पुलिंग। तो आप किसी भी चीज़ को ओपन, इस तरह दरवाजे को ओपन करते हैं या दरवाजे को क्लोज करते हैं या पुश या पुल करते हैं, तो इसका सिंपली मतलब बेटा ये है कि आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसकी सेकंड एग्जांपल है गोलकीपर स्टॉपिंग द फुटबॉल। मतलब आप देखें फुटबॉल के मैदान के अंदर खिलाड़ी खड़े होते हैं, जो गोलकीपर है वो फुटबॉल को रोकता है, ठीक है। वो फुटबॉल को रोकना बेसिकली क्या है? वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाना मीन कि किसी भी चीज़ को मैंने आपको बताया, फोर्स बेसिकली क्या है? जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगाई जाती है। फोर्स किसी भी बॉडी को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, किसी भी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या कंप्लीटली तौर पे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, ठीक है। इसकी बेटा थर्ड एग्जांपल है अ बॉय इज़ पुशिंग द वॉल। मतलब एक दीवार के पास अगर एक लड़का खड़ा है, अब वो दीवार को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। वो दीवार का फोर्स लगाना वो बेसिकली क्या है? वो फोर्स है, ठीक है। एक बैट्समैन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वो मैदान में खड़ा है, अब वो बॉल को बेटा क्या कर रहा है? वो बॉल को या तो हिट करेगा, ठीक है, या वो बॉल को स्टॉप करेगा। वो बॉल को हिट करना या बॉल को रोकना वो बेसिकली क्या है? वो मोशन के अंदर या उसकी मतलब कि काजेज ऑफ मोशन के अंदर आता है। फोर्स उसके ऊपर जो लग रही है, हम उस बॉल को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं या उस बॉल को हिट कर रहे हैं। दोनों सूरतों में उस पर बेटा क्या लगा रही है?
फोर्स लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 58 पे फोर्स की डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे एक पैराग्राफ लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि यू कैन कट एन एप्पल विद द नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल, दस द फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब आप एक सेब लेते हैं, आप सेब जो है वो एक छुरी की मदद से काट रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि आप डिफरेंट डायरेक्शन से उस सेब को कट कर रहे हैं। अब डिफरेंट डायरेक्शन से जो उसको कट किया जा रहा है, इसका मतलब ये उसका साइज और उसका शेप दोनों चेंज हो रहा है। तो जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने से उस बॉडी की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा हम बात करते हैं कि फोर्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ठीक है, फोर्स हमेशा एफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका जो यूनिट है वो हमेशा हमारे पास बेटा क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय फोर्स, आपने क्या बताना है, फोर्स मूव, बेसिकली फोर्स बेसिकली हमारे पास है क्या, जो किसी भी बॉडी को मूव कराती है या मूव कराने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या कंप्लीटली तौर पे उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आ जाती है इसकी मैथमेटिकली फॉर्म, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ठीक है, आपसे डेफिनेशन सबसे पहले आपने बताना है डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद बेटा आप इसका मैथमेटिकली, ठीक है, वन फोर्स, फोर्स को बेटा हम डिफरेंट तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है इसका यूनिट, इसका यूनिट बेटा क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। उसके बाद है इसका बेटा हमारे पास यूनिट, इट्स यूनिट इज न्यूटन। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो 1 न्यूटन है वो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैथमेटिकली हमारे पास है 1 न्यूटन की डिफाइन के अंदर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी अगर फर्दर हम बेस से ड्राई क्वांटिटीज के अंदर अगर हम जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्स क्या है, आप सबसे पहले उसकी डिफाइन बताओगे, फिर आप उसकी मैथमेटिकली फॉर्म बताओगे, इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आप ये बताएंगे, इसका यूनिट क्या है ये बताएंगे, और इसकी यूनिट्स को फर्दर हम किसी तरह लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा अब इसकी एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा इनर्शिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बेसिकली हमारे पास सबसे पहले मैं उसको डिफाइन बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर गलीलियो वो साइंटिस्ट था जिसने हमें इनर्शिया का कंसेप्ट दिया। उसने क्या किया, उसने डिफरेंट चीज़ों को लिया, उसने उनको कैरी करके देखा कि आप डिफरेंट किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि हैवी चीज़ें भी उसने उठाई और लाइटर ऑब्जेक्ट भी ली, दोनों को उसने एक बुलंदी से उसने नीचे की तरफ गिराया। ठीक है, उसके कहने का मतलब ये तमाम के तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एक ही वेलोसिटी के साथ, एक ही स्पीड के साथ वो नीचे की तरफ फॉल करते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफाइन बेटा क्या है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट प्रॉपर्टी ड्यू टू इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो खसूसियत है जो किसी भी बॉडी की मोशन में या उसकी रेस्ट में, जब हम किसी बॉडी को देखते हैं उसके खिलाफ जो मुज़ाहमत पैदा करता है, ठीक है, ड्यू टू विच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन मोशन। मतलब हमारे पास ये हम बात करते हैं कि इनर्शिया क्या है बेटा, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन अ मोशन। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी की इनर्शिया के बारे में बात करते हैं तो उस बॉडी की स्टेट के अंदर जो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है उसके ऊपर जो लगाई जाने वाली मुज़ाहमती फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। फिगर नंबर 3.5 के अंदर बेटा दिखाया गया है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम एक गिलास लेते हैं, ठीक है, अब उस गिलास के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास उसके ऊपर हम एक क्या करते हैं, एक कॉइन का एक हम क्लिप बोर्ड लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक सिक्का रख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हाथ की मदद से उसको हिट करते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या होगा कि जैसे ही हम इस फ्लिक कॉइन के कार्डबोर्ड को क्लिक करेंगे तो ये कार्डबोर्ड यहाँ से पीछे हट जाएगा और कॉइन जो है वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। इट मीन दैट इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की रेस्ट या उसकी मोशन के खिलाफ क्या कर रहा है, मुज़ाहमत कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी एग्जांपल बेटा लें, हमारे पास अगर हम एक स्ट्रिप लें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है,
उस स्ट्रिप्स के ऊपर बेटा हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कॉइन्स रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मतलब कि हम इस स्ट्रिप्स को यहाँ से हटाएंगे, वो सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो एक ही वक्त में नीचे की तरफ आ जाएंगे और फ्लिक, ये जो इसकी जो स्ट्रिप है वो यहाँ से फ्लिक अवे हो जाएगी, यहाँ से दूर चले जाएगी। इट मीन दैट इनर्शिया जो इस बॉडी के ऊपर लगाए जाने वाले जो फोर्स है, जो कॉइन जो है वो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो कॉइन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख रहे हैं। लेकिन ये जो आपके पास ये स्ट्रिप है वो पीछे की तरफ हट रही है, इसकी प्रॉपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अच्छा जी, फिगर नंबर बेटा 3.5 एंड फिगर नंबर 3.6 ये दोनों इसकी एग्जांपल में हम काउंट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको गलीलियो का कंसेप्ट दिया, उसके बाद इनर्शिया की डिफाइन बताई और इसकी दोनों एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इनर्शिया का सम टाइम हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनर्शिया। आपने क्या बताना है कि इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। इनर्शिया का बेटा कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, हम मोमेंटम के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम बेसिकली क्या है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। या हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम किसी भी बॉडी की वो खसूसियत है जो किसी भी बॉडी के मैथ या वेलोसिटी की वजह से एग्जिस्ट करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम बेटा क्या है, मोमेंटम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या बताते हैं, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद इसकी हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म, मैथमेटिकली इक्वेशंस, नेक्स्ट है इसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है इसकी क्वांटिटी, उसके बाद है बेटा इसका यूनिट। ठीक है, अब इसकी जो डिफाइन है मैं आपको बताता हूँ कि डिफाइन इसकी क्या है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास या द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, सिंपली मैं इसकी डिफाइन बताने जा रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म को देखें, इसकी फॉर्म क्या है बेटा, P इज इक्वल टू mv। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। अब इसकी जो क्वांटिटी है बेटा, इसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज़, इसका बेटा जो यूनिट है वो आपके पास क्या बोला, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम। हमारे पास इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लेते हैं बेटा, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोमेंटम है क्या। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम इसकी बेटा मैथमेटिकली फॉर्म देखें, इट्स मैथमेटिकली फॉर्म इज़ P इज़ इक्वल टू mv। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P। ठीक है, इसको हमेशा हम कैपिटल P के साथ बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्वांटिटी क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इससे हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की मैग्नीट्यूड जो है उसके साथ साथ उसकी हम डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट बेटा इसका क्या है, न्यूटन सेकेंड भी है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। दैट इज़ द बेस यूनिट एंड दैट इज़ द ड्राइव यूनिट। दोनों यूनिट्स को हम बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, या लॉज ऑफ न्यूटन के बारे में स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ न्यूटन। अब बेटा हमारे पास तीन लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। आज का बेटा जो हमारा जो टॉपिक है वो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है।
फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर बेटा क्या चीज़ है कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगाए जाने वाली एक्सटर्नल फोर्स के बारे में या एक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बेसिकली हमें किसी भी बॉडी की एक्शन के बारे में बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर कितनी लगाई जा सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बेटा बेसिकली क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन एक लिख लें, मैं आपको एक लिखवा देता हूँ, बाकी इसकी 2 डेफिनेशन बुक पे लिखी गई हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अ बॉडी इज मूविंग will keep moving in the same direction until या unless no external force एक्ट ऑन इट। अच्छा बेटा, हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है क्या? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इज मूविंग विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर लेते। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है बेटा, अब उसके ऊपर अगर हम एक बुक को रख देते हैं, ठीक है, आप देखिए कि हमारे पास ये बुक कब तक पड़ी रहेगी? जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप 1 घंटा पहले आप बुक रखते हो, आप 1 घंटे बाद आप उसको बुक को उठाकर देखते हो, तो क्या वो बुक की या उसको देखते हैं क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है? क्या वो खुद से ही चेंज हो जाती है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें यही बताता है कि जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। जब तक कंप्लीटली तौर पे हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ठीक है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल है बेटा, हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 59 पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट as long as no net force act on it. Example number 2, similarly a moving object does not stop moving by itself. A ball ruled on a rough ground stop earlier than the ruled on the smooth ground. It is because rough surface offer greater friction. If there would be no force to oppose the motion of the body, then moving body would never stop. पेज नंबर बेटा 59 पे लास्ट पैराग्राफ के अंदर इसमें यह बताया जा रहा है, आप एक बॉल लेते हैं, उस बॉल को आप एक रफ सरफेस के ऊपर हिट करते हैं और एक आप स्मूथ सरफेस के ऊपर हिट करते हैं। आप देखें कि जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर जब उस बॉल को आप हिट करते हो तो क्या होता है, वो एज इट इज़ वही बॉल आपके पास रिटर्न होता है। मीन उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव फोर्स है, इनर्शिया की फोर्स है, वो बहुत ही कम अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे ही हम उस बॉल को किसी रफ सरफेस के ऊपर हिट करते हैं तो क्या होता है, वो बॉल जो है उसके ऊपर मतलब रिकावट जो है वो मैक्सिमम होती है, रेजिस्टेंस या उसकी फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी मिकदार में उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसकी जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है बेटा इसकी मतलब कि हमारे पास थर्ड एग्जांपल, आप देखें पेज नंबर 60 के ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया के टॉपिक के बिल्कुल सेकंड पैराग्राफ के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर। अब इसमें थर्ड एग्जांपल है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी स्टैंड टू कंटिन्यू देयर मोशन while lower part of the body in contact with the bus stop with the it.
हैंस दे फॉल फॉरवर्ड। अब इसमें बेटा क्या बताया जा रहा है कि आप फर्ज कर लेते हैं कि एक बस के अंदर मतलब करने जो पैसेंजर जो सफ़र करते हैं, क्या होता है कि जैसे ही मतलब कि एक चलती हुई गाड़ी ब्रेक अप्लाई करती है, ठीक है, जब ड्राइवर एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई करता है तो आप देखें कि आप जब खड़े होते हैं तो खड़े होते वक्त आपकी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक आपकी बॉडी के अपर पार्ट पे, एक आपकी बॉडी के लोअर पार्ट पे, ठीक है। हम जैसे ही देखें कि फोर्स अप्लाई होती है, ब्रेक लगती है, हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो फॉरवर्डली मूव करता है, आगे की तरफ वो पुश करता है, आगे की तरफ हरकत करता है, ठीक है। तो और बॉडी का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो कांटेक्ट पॉइंट पे फिक्स हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो ये बेटा इसकी थर्ड एग्जांपल है। लास्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बेटा इनर्शिया का लॉ क्यों कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही दूसरा नाम क्या बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, वाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसका बेटा आंसर लिखना है पेज नंबर 60 के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, मैं वो बात डिस्कस कर रहा हूँ। आपने स्टार्ट में इसका क्वेश्चन लिखना है कि आंसर लिखें इसका, न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ड्यू टू inertial property of matter। अब इसमें बेटा क्या बताया जा रहा है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं बिकॉज या ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब कि अगर हम देखें कि किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी मादे के अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं, तो उस वजह से हम किसी भी बॉडी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के ज़ुमरे में हम लेते हैं बेटा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस बॉडी के मैटर के अंदर क्या होता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इसमें मैंने आपको कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्लेन कर दिया कि डायनामिक्स क्या चीज़ है। डायनामिक्स बेसिकली फिज़िक्स की या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी की मोशन के साथ साथ उसकी वजूहात के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। फोर्स मैंने आपको बताया, फोर्स किसी बॉडी को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या कम्प्लीटली तौर पे उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, हम दरवाजे को पुश करते हैं, पुल करते हैं, वो क्या है? फोर्स है। एक दरवाजे को एक लड़का पुश कर रहा है, वो क्या है? फोर्स है। गोलकीपर एक मतलब कि बॉल को रोक रहा है, वो क्या है? फोर्स है। इसी तरह अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ठीक है, या उसको रोकता है, तो वो बेसिकली क्या है? फोर्स के हाथ में आता है। उसके बाद बेटा मैंने बताया कि इसको हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद हमने इनर्शिया के बारे में बात किया। इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी की मोशन या रेस्ट के खिलाफ उसकी मुज़ाहमत क्रिएट करती है। फिर उसकी दोनों एग्जांपल हमने डिस्कस की। मोमेंटम के बारे में मैंने आपको बताया बेटा, मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इस मैथमेटिक फार्मूला P इज इक्वल टू mv। इट इज़ यूनिट, इसका बेटा यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। उसको हम स्केलर क्वांटिटी नहीं लेते, हम इसको हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में बेटा हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई एक, वो आपने लिख ली होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर बेटा 59 पे, इसकी डेफिनेशन नंबर 2 है बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक के अंदर। थर्ड लाइन पे, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। मतलब कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती।
एक डेफिनेशन बेटा इसकी लास्ट में है, बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तीसरी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इज मूविंग विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, फिर उसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, अगर हम एक बुक को एक मेज़ के ऊपर रखते हैं तो वो बुक जो है वो अपनी पोजीशन को कब तक चेंज नहीं करती, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। फिर मैंने आपको एक बॉल की एग्जांपल दी, उसमें हम बॉल को रफ और स्मूथ सरफेस के ऊपर हिट करते हैं तो दोनों तरह उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज होती है। थर्ड मैंने आपको बेटा एग्जांपल दी इसकी, एक बस के अंदर जो सफ़र करने वाले जो पैसेंजर हैं, जब वो सफ़र कर रहे होते हैं, एक बंदा खड़ा है रोड को पकड़ के, तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रही हैं। ठीक है, एक उसकी बॉडी के अपर पार्ट पे, एक लोअर पार्ट पे। जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो फिक्स होता है और अपर पार्ट जो है जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई होती है वो फॉरवर्डली पुश होता है। तो लास्ट में मैं आपको बता रहा था लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कि उसको हम मतलब कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेटा एग्जिस्ट करती हैं, इस वजह से हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।